गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नमस्कार साथियों। हर रोज की तरह आज भी जो टॉपिक आपको करवाने हैं वो हमने नोट डाउन किए हैं और आज हमारा जो 5th यूनिट का बचा हुआ पार्ट है स्पेशल कंसिडरेशन उसको हम करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट इज मेनार्क। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मेनार्क क्या होता है, तो आइए आज हम लास्ट के दोनों टॉपिक छोटे छोटे स्मॉल हमने मेनार्क किया था और मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन किया था, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया था। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेनार्क। मेनार्क होता क्या है, लिखना स्टार्ट कीजिए कि मेनार्क इज द फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट ए यंग गर्ल हैज, यानी कि पहली बार जब ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में तो वो क्या है, मेनार्क है। क्लियर? और क्या है कि मेनार्क यूजुअली अकर अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 12। किस एज में? एट द एज ऑफ 12, 12 साल में जब कोई गर्ल 12 ईयर की हो जाती हैं। हाउएवर इट कैन हैपन एज अर्ली एज इन 8 और 9 ईयर ऑफ एज और एज लेट इन 16 ईयर। मेनार्क स्टार्ट होने की एज अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर होती है, लेकिन बहुत बार ये 8 से 9 ईयर में भी स्टार्ट हो सकती है और ये 16 ईयर के आसपास भी जाकर मेनार्क स्टार्ट हो सकती है। बहुत सारी रिसर्च स्टडी से पता चलता है कि जो इंटेंसिव स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स में, वो टेंड टू क्रिएट सम हेल्थ रिस्क टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ रिसर्च स्टडी में पता चलता है देन in fact women reproductive system is very complex and very sensitive to physiological stress। क्या कहा है कि वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सेंसिटिव टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सेवरल रिप्रोडक्टिव abnormalities such as delayed menarche and amenorrhea etc। सबसे पहले एक वर्ड आया मेनार्क और डिलेड मेनार्क। मेनार्क की जो एज है, मेनार्क मैंने आपको बताया कि मेनार्क क्या है, अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर, लेट होता है तो 16 ईयर तक, जल्दी होता है तो 8 to 9 ईयर। लेकिन एक वर्ड और आया एमेनरिया। एमेनरिया क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन ए वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वुमेन की, उसमें मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उसकी एब्सेंस होती है, तो क्या बोला जाता है, एमेनरिया। क्या बोला जाता है, एमेनरिया। सेकेंड जो टॉपिक आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज ए ऑर्डर और इररेगुलरिटी इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की इररेगुलरिटी या ये कहें कि इसके कोई भी इसमें दिक्कत, डिसऑर्डर हो इसमें, तो वो क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। डिसफंक्शन खुद ही बता रहा है कि वो डिसऑर्डर है, ठीक है, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, डिसफंक्शनिंग। या ये कहें कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? या फिर कुछ और पॉइंट है इसमें कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है अ वेरी टू 21 to 35 डेज। कब तक वेरी करता है? 21 to 35 डेज। इसके बीच में कितना भी टाइम हो सकता है मेंस्ट्रुअल पीरियड का। इट्स फ्लो अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 डेज। जो फ्लो होता है ब्लीडिंग का वो 2 to 7 डेज तक हो सकता है। क्लियर?
देन इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, या कहे कि प्रॉब्लम्स। क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड का एब्सेंस, इसमें क्या लिखेंगे कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी फॉर द मंथ एंड ईयर। कितने दिन तक, महीने तक या ईयर तक इसमें एब्सेंस रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन नॉट अकर इवन आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज। मेनार की जो एज है वो मैंने बताई थी कि 16 ईयर। यदि ये 18 साल तक भी, 18 ईयर तक भी स्टार्ट नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, तो क्या है, एक डिसऑर्डर है। ठीक है। देन आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये कुछ टाइप्स हैं डिसऑर्डर्स की। ठीक है, मैंने बताया ना कि इनफैक्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। क्या क्या डिसऑर्डर हैं? फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड की एब्सेंस कुछ महीने तक, ईयर तक भी हो सकती है, या सेकंड पॉइंट में ये है कि जब 18 साल से ऊपर की एज हो जाए और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हो, तो वो भी किस में आती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड में। सेकंड आती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो मेंस्ट्रुएशन से पहले शो होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो मेंस्ट्रुएशन से पहले शो होते हैं, ये सभी विमेन में या कहें कि गर्ल्स में एक जैसे नहीं होते। जो सिंड्रोम है, कुछ सिम्टम्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर गर्ल्स में, हर वुमेन में एक जैसे हों। ये गर्ल्स टू गर्ल्स अलग अलग टाइप से वेरी करते हैं। क्लियर? सभी गर्ल्स के लिए ये सिंड्रोम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ठीक है। अब वो सिंड्रोम क्या क्या है, जैसे कि एक्ने, एक्ने मीन्स मुहासे। सेकंड, बैक पेन, पीठ में दर्द। ये कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से स्टार्ट होने से पहले कुछ सिंड्रोम, कुछ सिम्टम्स शो होते हैं गर्ल्स के अंदर। वो सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम है? एक्ने, बैक पेन, सोर ब्रेक्स, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, द फर्स्ट few days of menstrual cycle, usually all girls feel abdominal pain, या कहे कि abdominal cramps। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? हैवी पीरियड्स। मेंस्ट्रुअल पीरियड हैवी होता है। यदि मेंस्ट्रुअल पीरियड हैवी हो, हैवी मीन्स भारी नहीं, हैवी मीन्स कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो उस दौरान जो गर्ल्स को पैड चेंज करनी होती है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, तो उसको पीरियड्स हैवी बोलते हैं। यानी कि प्रत्येक 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद बार बार यदि पैड चेंज करनी पड़ रही है, दैट्स कॉल्ड हैवी पीरियड्स। ठीक है। फिर आता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड का इर्रेगुलर होना। क्या है इसमें कि नॉर्मल जो होता है वो 28 डेज होता है। 28 डेज के बाद साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन यदि ये 28 ना होके चेंज होता रहे, टोटल जो बोला जाता है 21 डेज से 35 डेज तक सभी अलग अलग गर्ल्स या वीमेन में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर 28 डेज का ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि इर्रेगुलरिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। 6 पॉइंट है डिले इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। डिले इन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है कि जो 12 ईयर के आसपास स्टार्ट होता है, यदि उसी में डिले हो जाता है, वो 16 साल तक कभी भी हो सकता है, 16 ईयर्स तक स्टार्ट होता है, लेकिन यदि उसके बाद भी बहुत लेट होता है
तो वो होता है लेट के अंदर। ठीक है, ये कुछ टाइप्स थे समझो डिसऑर्डर के, जो किस किस टाइप से डिसऑर्डर हो सकता है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का। फिर आता है डिसमेनरिया। क्या आता है? डिसमेनरिया। डिसमेनरिया के अंदर क्या आता है कि एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसमें एक वर्ड आया था डिसमेनरिया। डिसमेनरिया क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन के अंदर पेन फील होता है तो उसको क्या बोला जाता है? कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वो पोजीशन, वो सिचुएशन क्या कहलाती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन के अंदर पेन फील होता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में ध्यान रखना है। डिसमेनरिया जो होता है, डिसमेनरिया वो जो वर्ड होता है वो इसके लिए एग्जैक्ट आंसर है। तो डिसमेनरिया के अंदर क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर साथ में पेन फील होता है विमेन या गर्ल्स को। ठीक है, अब नोट करने वाली कुछ बात है वो ध्यान रहे कि बहुत सारी रिसर्च स्टडी से, सो मेनी रिसर्च स्टडी आर गोइंग इन द फील्ड ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन इंडिया या फीमेल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज। बहुत सारी रिसर्च स्टडी चलती रहती है। तो बहुत सारी रिसर्च स्टडीज से पता चलता है कि जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कोई भी स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं डालता। स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के अंदर किसी भी एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता और कोई भी स्पेसिफिक इफेक्ट शो नहीं करता। क्लियर? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो वुमेन ने इसी टाइम पीरियड के दौरान रिकॉर्ड सेट किए हैं। कौन से टाइम पीरियड के दौरान? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो वुमेन ने सेट किए हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि बहुत सारी रिसर्च स्टडी में यह भी पता लगा है कि इस टाइम पीरियड में वुमेन की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन रिसर्च स्टडी से यह भी पता चला है कि इस टाइम के दौरान विमेन की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है और कुछ दिन तक डिक्रीज ही रहती है, मींस लोअर ही रहती है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है ना वो किसी भी टॉप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। कोई भी टॉप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इज यूजुअली कॉल्ड गेस्टेशन। प्रेगनेंसी इज यूजुअली कॉल्ड गेस्टेशन। यहां भी 1 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है बहुत बार। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्टेशन, GESTATION, गेस्टेशन। स्पोर्ट्स के अंदर प्रेगनेंसी कैसे इफेक्ट डालती है या कैसे इसका रोल है, इस बात को समझना है। ठीक है, हाँ, माना कि इस सिचुएशन में कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, नॉट श्योर, लेकिन हो सकते हैं। बट बहुत सारी रिसर्च स्टडी से पता चलता है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से प्रेगनेंसी पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो होता। प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें प्रेग्नेंट लेडी भी पार्टिसिपेट करती हैं। आपको अभी एग्जांपल देता हूं, अभी एक तातेना कंजिका थी, उसका एग्जांपल देता हूं। अभी वो प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें वुमेन ने मेडल भी लिए थे। अब जो नाम आता बताता हूँ, तातन्या कंजनिका, ये यूएसएसआर की एक धाविका थी जिन्होंने मेडल जीता था 800 मीटर में और 1500 मीटर रेस के अंदर, ओलंपिक के अंदर, प्रेग्नेंट होने के बाद भी। यानी कि जो तातन्या कंजनिका लेडी थी ये प्रेग्नेंट थी, फिर भी इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और 800 मीटर और 1500 मीटर के अंदर मेडल लिया। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रेगनेंसी के अंदर कोई स्पेसिफिक हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं होता, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले आप अच्छे से, जो भी एथलीट प्रेग्नेंट है, स्पेशली विमेन, गर्ल्स, वो अच्छे से अपना हेल्थ चेकअप करवाए। हेल्थ चेकअप के बाद डॉक्टर से अच्छे से परामर्श करे, उससे बात करे,
देन किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज इज द टाइम व्हेन ए वुमेन स्टॉप हैविंग मेंसेस। जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई थी उसका बंद होना एक लिमिट एज में। कौन सी एज? 45 to 55, 45 से 55 उम्र की एज में जो स्टार्ट हुआ था मेनार्क। कितनी एज में स्टार्ट हुआ था? 12 ईयर में, 12 to 16, लेकिन बहुत बार वो 8 से 9 ईयर में भी स्टार्ट हो जाता है। बंद कब होता है? 45 से 55 ईयर की उम्र में। कब बंद होता है? 45 to 55 की एज में जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था वो बंद हो जाता है। उसी बंद होने को मेनोपॉज बोला जाता है। मेंसेस का बंद होना वो क्या कहलाता है? मेनोपॉज। ठीक है, तो क्या कि मेनोपॉज इज द टाइम व्हेन ए वुमेन स्पॉट्स हैविंग मेंसेस। यूजुअली इट अकर इन वुमेन इन मिड लाइफ बिटवीन 45 एंड 55 ईयर ऑफ एज। क्लियर? एक्चुअली होता क्या है कि इस टाइम पे ओवरी जो है वो जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाना बंद कर देती है। यानी कि एक्चुअल में क्या बताया मैंने कि ओवरीज स्टॉप मेकिंग द फीमेल हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन जो दोनों हार्मोन हैं जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं वो दोनों 45 से 55 ईयर की एज में सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब फीमेल, ये जो तीनों चारों टॉपिक थे ये आपके बिल्कुल क्लियर। एक साइड में हमने बताया पहले मेनार्क, फिर बताया मेंस्ट्रुअल डायफंक्शंस, फिर प्रेगनेंसी और फिर जो आपका मेनोपॉज, ये चारों हमने डिस्कस किए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फीमेल एथलीट ट्राइड्स। फीमेल एथलीट ट्राइड्स कौन कौन से हैं? 3 फीमेल एथलीट ट्राइड आपके सिलेबस में है। ऑस्टियोपोरोसिस है, एमेन्ड्रिया है, ईटिंग डिसऑर्डर है और साथ में एनीमिया है। ये 4 है। एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेन्ड्रिया, एनीमिया और ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले फीमेल एथलीट ट्राइड में कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो सिम्टम्स क्या क्या हैं इनको जानना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले जो फीमेल एथलीट है उसके जो ट्राइड है उनके सिम्टम्स जो होते हैं, पहले वो सिम्टम्स कौन कौन से, उन सिम्टम्स से पता चल जाता है कि हाँ इस फीमेल एथलीट में ये दिक्कत है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले फटीग, थकान महसूस करता है एवरी टाइम वो एथलीट, वो गर्ल, वो लड़की, वो वीमेन। दूसरा फ्रीक्वेंट इंजरी, ठीक हो गई फिर चोट लग गई, ठीक हो गई फिर चोट लग गई है, बार बार चोट है वो लगती रहती है। चोट लग जाती है वो जल्दी से ठीक नहीं होती, हड्डियां टूटना स्टार्ट हो जाती हैं छोटी सी हल्के से प्रेशर पे, है ना। तो ये सिचुएशन, ये सिम्टम्स हैं कुछ। फिर लॉस ऑफ एंडोरेंस एंड पावर। एक टाइम पे जब मैंने ये 4 जो बताई फीमेल एथलीट ट्राइड, यदि इनमें से कोई भी है वीमेन के अंदर तो उस वीमेन की जो एंडोरेंस है, उसकी सहन शक्ति है वो कम हो जाती है, उसकी पावर भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी बात पहले कोच डांटता था तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते एथलीट, लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है एथलीट। कोई भी उसको कुछ कहता है तो उस पर गुस्सा खुद ही करने लग जाती है, इरिटेट होती है कि मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। कब? जब ये चारों ट्राइड में से कोई उस एथलीट के अंदर है तब। फिर लो सेल्फ स्टीम, आत्म सम्मान, जो सेल्फ स्टीम है खुद का, वो क्या होता है? लो हो जाता है। कब? जब ये चारों, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, एमेन्ड्रिया है या ईटिंग डिसऑर्डर, इन चारों में से कोई भी एथलीट के अंदर ट्राइड होता है तो वो ये इस तरीके के सिम्टम्स शो करती है फीमेल एथलीट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एनीमिया। होता क्या है एनीमिया एक्चुअल में? कि ब्लड के अंदर जब आरबीसीज है वो या हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। क्या है एनीमिया? कि ब्लड के अंदर आरबीसीज या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो क्या कहलाता है? एनीमिया। क्या कहलाता है? एनीमिया।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एनीमिया जो है इसमें आरबीसीज कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब यदि आरबीसीज किसी एथलीट में कम हुई तो उसमें आयरन भी कम हुआ, हीमोग्लोबिन भी कम हुआ। अब हीमोग्लोबिन करता क्या भैया? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, वो अंदर जाता है, ब्लड के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड, और पूरी बॉडी में वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमाता है, ब्लड के अंदर मिलाकर। अब यदि हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है इसकी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और यदि आयरन और ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है बॉडी में कम हो जाती है तो CO2 जो बॉडी के अंदर बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अवे बाहर भी तो फेंकना है ना। तो यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, तो जो CO2 बाहर डालनी होती है उसमें भी कमी आती है, ठीक है, क्लियर। ऐसा होता क्यों है एक्चुअल में? तो उसके कुछ 4-5 रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। एडिक्वेट आयरन इनटेक, प्रॉपर अमाउंट में आयरन इनटेक ना करना, ऐसा करने से भी एनीमिया हो सकता है। सेकंड, पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर ना होना, पुअर होना, उसकी वजह से भी एनीमिया लीड कर सकता है किसी भी फीमेल एथलीट की बॉडी में। लेकिन ध्यान रहे, स्पेशली फीमेल एथलीट के अंदर एनीमिया होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर हर 28 डेज के बाद, मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके अंदर बहुत सारा ब्लड बॉडी से बाहर हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो उस दौरान आयरन की भी कमी होती है और ब्लड बाहर निकल जाने से ब्लड की भी बॉडी के अंदर कमी आती है, तो उस दौरान एनीमिया लीड कर सकता है। फिर लेस ऑफ आयरन थ्रू स्वेट, जो मैराथन दौड़ती हैं एथलीट, जो लंबी धावक हैं, उनमें पसीना बहुत आता है, जो रेसलर हैं उनमें पसीना बहुत आता है, जो बॉक्सिंग करती है गर्ल्स उनमें पसीना बहुत आता है। तो पसीने के थ्रू भी बॉडी से बहुत ज्यादा आयरन है वो बाहर चला जाता है, और यदि आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया में क्या होता है? बॉडी के ब्लड में आरबीसीज की और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्लियर। फिर आता है कि अकेला मेंस्ट्रुएशन ही नहीं है, ये 2-3 और साथ में पॉइंट है जिनकी वजह से एनीमिया लीड करता है फीमेल एथलीट की बॉडी में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन ध्यान रहे कि एनीमिया से यदि बचना है तो फीमेल एथलीट को, जो अच्छे गेम खेल रही हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के गेम खेलती हैं, उनको एक्स्ट्रा आयरन लेने की जरूरत होती है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा आयरन इनटेक करने की जरूरत होती है। यदि उनको अच्छी अपनी आरबीसीज की संख्या बनाकर रखनी है, काउंटिंग रखनी है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर रखना है, तो क्या होगा? उनको एक्स्ट्रा आयरन इनटेक करना पड़ेगा अपनी ट्रेनिंग के दौरान, क्लियर। ओके, अब आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है समझते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस रेफर टू डिक्रीज बोन मटेरियल कंटेंट। बोन मटेरियल कंटेंट का डिक्रीज होना क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज ए स्केलेटल डिसऑर्डर, हड्डियों से संबंधित डिसऑर्डर है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी घट जाती है, और यदि बोन की डेंसिटी घटी तो हड्डी टूटने की दुर्घटना बढ़ी, क्योंकि यदि बोन मजबूत नहीं होंगी तो हड्डियां टूट जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और हड्डियों का कमजोर होना, टूटना, उनकी डेंसिटी का घटना ही क्या कहलाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो लो ऑस्ट्रोजन लेवल एंड पुअर न्यूट्रिशन, स्पेशली लो कैल्शियम इंटेक, कैन लीड ऑस्टियोपोरोसिस। होता क्यों है ऑस्टियोपोरोसिस? जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस लीड कर जाता है, क्लियर। इसमें बोन है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन है वो कमजोर हो जाती है, क्लियर। ओके, कुछ फैक्टर हैं विच यूजुअली लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस।
कुछ फैक्टर हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करते हैं। क्या क्या है वो? इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट। जो डाइट एथलीट, फीमेल एथलीट ले रही है उसमें कैल्शियम की मात्रा यदि इनसफिशिएंट है तो ऑस्टियोपोरोसिस लीड कर जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सेकंड, एमेनरिया। एमेनरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, एमेनरिया बताया ना अभी आपको, ओके। फिर आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो मैंने आपको अभी जिक्र किया था एमेनरिया का, तो एमेनरिया में आपको मैंने बताया था कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना वो एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है। लेकिन जो ईटिंग डिसऑर्डर है ये बिल्कुल अलग है, ये खाने से संबंधित है। ईटिंग डिसऑर्डर खाने से संबंधित, ठीक है। होता कितने टाइप का है? बेसिकली 2 टाइप का होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया बुलिमिया दोनों ये डिसऑर्डर हैं, ये खाने से संबंधित है। होता क्या एक्चुअल में इनमें कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसमें क्या होता है कि कोई भी विमेन है, कोई भी मैन है, वो फूड का इंटेक कम कर देता है, खाना कम खाता है। क्यों? कि कहीं उसका वेट इंक्रीज ना हो जाए। मीन्स कि वेट इंक्रीज के डर से फूड का इंटेक कम कर देता है, और यदि इस डर से खाना कम कर दिया तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट कम जाएगा बॉडी में, प्रोटीन्स कम जाएंगे, विटामिन्स कम जाएंगे, मिनरल्स कम हो जाएंगे। तो क्या होगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की ईटिंग डिसऑर्डर जो डिजीज है ये हो जाएगी बॉडी में। स्पेशली वुमेन के अंदर देखी जाती है, क्योंकि वुमेन क्या करती हैं? अपना वेट बढ़ने के डर से कम खाती हैं, और उस दौरान ये जो डिसऑर्डर है ये लीड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनोरेक्सिया बुलिमिया। एनोरेक्सिया बुलिमिया में क्या होता है कि इसमें कोई भी पर्सन है, कोई भी फीमेल है, कोई भी गर्ल है, वो खाना तो एक्स्ट्रा खा लेती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं कि यार मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खा लिया। अब क्या करती हैं? वो बाहर जाकर वोमिटिंग कर देती हैं, जो खाना खाया है उसको वोमिट कर देती हैं, और ये क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया बुलिमिया। मीन्स खाना तो खाया लेकिन वेट बढ़ने के डर से सारे का सारा वोमिट कर दिया। ये क्या होता है? एनोरेक्सिया बुलिमिया। 2 टाइप का होता है, पर्गिंग एंड नॉन पर्गिंग। पर्गिंग एंड नॉन पर्गिंग। एक में क्या होता है कि एक्स्ट्रा खा लिया, वोमिटिंग कराए, और नॉन पर्गिंग के अंदर क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा खाने के बाद वोमिटिंग ना करने की बजाय कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस यूज कर लेते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, बॉडी से फ्लूइड वॉश आउट करने के लिए, है ना, डायूरेटिक्स यूज कर लेते हैं, तो बॉडी से पानी वगैरह जो एक्स्ट्रा वो वॉश आउट हो जाता है, और उससे बॉडी क्या होती है? थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है। तो ये थी ईटिंग डिसऑर्डर की 2 डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या किया गया कि आदमी कम खाना खाता है, किसके डर से? कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। बुलिमिया के अंदर खाना तो खा लेता है बट फिर वोमिटिंग करता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। मीन्स दोनों में थिन का ये, बस उसमें वोमिटिंग करता है, इसमें पहले से ही कम खाता है। देन बैड ईटिंग हैबिट। ये कुछ फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको जो यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करते हैं। पहला क्या बताया था कि इनसफिशिएंट कैल्शियम, दूसरा एमेनरिया, तीसरा बताया ईटिंग डिसऑर्डर जो कि 2 टाइप का, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया। फिर बताया कि बैड ईटिंग हैबिट, खाने की कुछ बुरी आदतें, टाइम पे नहीं खाना, अच्छा खाना नहीं खाना, खाने से कुछ देर पहले कुछ और खा लेना ताकि भूख प्रॉपर ना रहे। अब खाने से कुछ पहले कुछ खा लिया जाता है तो क्या होता है? भूख प्रॉपर नहीं रहती, वो सही नहीं खा पाता। तो ईटिंग के कुछ बैड हैबिट्स हैं, उनकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी के अंदर लीड कर सकता है। क्लियर? ओके। अब जो एमेनरिया जो आया आपका, एमेनरिया अलग से एक और आपका है, उसके अंदर देखिए क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मैंने एक टॉपिक आपको छोटा सा बताया कि एमेनरिया होता क्या है, कि मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है उसकी एब्सेंस क्या कहलाती है? एमेनरिया। ये है कि एक्चुअल में एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल
डिसऑर्डर है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंस होता है। 2 टाइप से होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कितने टाइप का होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या होता है भैया और सेकेंडरी क्या होता है? सबसे पहले आता है प्राइमरी, डिलेड मेनार्क फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी पहली बार मेनार्क स्टार्ट यदि पहले से ही लेट होता है तो क्या कहलाता है? प्राइमरी एमेनरिया। यदि स्टार्टिंग का जो मेंस्ट्रुएशन टाइम है वो 8 से 9 साल हो सकता है, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर माना जाता है, और ज़्यादा ज़्यादा 16 साल तक। और यदि इसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं होती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी एमेनरिया। प्राइमरी एमेनरिया। अब सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट तो हो जाती है एक्चुअल एज में, जिस एज पे स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद लगातार क्या होता है? 3 मंथ्स तक नहीं हुई मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 मंथ तक नहीं हुआ, 2 मंथ तक नहीं हुआ, 6 मंथ तक नहीं हुआ, कभी हो गया, कभी 2 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद, कभी 1 साल तक। इस तरीके से जो रेगुलरिटी नहीं रहती मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुएशन के अंदर, वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी एमेनरिया कहलाती है। फर्स्ट में क्या कहा कि यदि पहले से ही प्यूबर्टी के अंदर ही गर्ल्स में यदि मेंस्ट्रुएशन लेट स्टार्ट हो तो प्राइमरी एमेनरिया, और यदि टाइम पे स्टार्ट हो जाए और बाद में डिले करे कि कभी 2 महीने नहीं हुआ, कभी 3 महीने नहीं हुआ, कभी 6 महीने नहीं हुआ, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी एमेनरिया। और एमेनरिया क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, वो क्या है? एमेनरिया। तो आज के हमने टॉपिक डिस्कस किए, और इसी के साथ आपकी जो 5th यूनिट है दैट्स कंप्लीट। इसमें यदि कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सएप करना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। क्लियर? और पूरे का पूरा चैप्टर है, ये हमने 3 पार्ट के अंदर बनाया है वीडियो। यदि कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लें। बेसिकली पूरा चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जो पहले की हमारी वीडियो है वो थी चिल्ड्रन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, और सेकंड जो पार्ट आता है हमारा वो आता है वुमेन से रिलेटेड। ठीक है? तो पहले वाली वीडियो हमने चिल्ड्रन से रिलेटेड की है, और इसमें हमने वुमेन से रिलेटेड जो भी एथलीट ट्राइड हैं, कुछ भी दिक्कतें हैं या कुछ सिंड्रोम, जो भी डिसऑर्डर हैं, वो सारे के सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ओके?